कोटक में काम के साल, जुलाई 2006, मुंबई। स्लम रिहैबिलिटेशन सोसाइटी में एक 1 BHK अपार्टमेंट था जिसका रेंट 16,000 रुपए था। वहां पर माधुरी और मैंने अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू की। मई 2006 में मुंबई आने के बाद मुझे हम दोनों के रहने के लिए शादी से पहले जगह ढूंढनी थी और यह ऑप्शन मुझे सबसे अच्छा लगा। अपनी 48,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से लोअर परेल की नीलगंगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में कुछ तो असली स्लम ड्वेलर्स रहते थे और कुछ नए लोग। वही हमारा शादी के बाद का घर बना। हालांकि मुंबई का 1 BHK दिल्ली के एक ड्राइंग रूम जितना होता था, लेकिन हम शादीशुदा कपल एक दूसरे के प्यार में थे और हमें हमारी नई जिंदगी जो हम बना रहे थे वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो सिटी हमें अच्छे से वेलकम कर रही है। कोटक का ऑफिस नरीमन पॉइंट पर था और रोज सुबह क्वींस नेकलेस से होते हुए काम के लिए जाना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा हुआ कि उस समय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बूम पर थी। मैंने कोटक को उनके मर्जर्स और एक्टिवेशन टीम के तौर पर ज्वाइन किया था और उस समय मुझे उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन पाना एक प्रिविलेज की तरह फील हो रहा था। मुझे M&A के हेड जेंटलमैन सुघोष मोहारिकर को रिपोर्ट करना होता था, जो आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की ओवरऑल हेड फाल्गुनी नायर को रिपोर्ट करते थे। एक नई ज्वाइनिंग होने की वजह से मैं अभी तक अपने टॉप बॉस उदय से नहीं मिला था। मैं उनसे काफी इंप्रेस्ड था क्योंकि मैंने उनकी कुछ कहानियां सुनी थी, जैसे कि जब हमारे बॉस उनके पास फैंसी स्प्रेडशीट लेकर जाते थे तो वो अपना 1980s का पुराना कैलकुलेटर निकालकर सब काम एक ही झटके में कर देते थे। और इसमें कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्किट में इतनी इज्जत बनाई थी कि हर कोई उनकी तारीफ ही करता था। और तो और एक समय पर कंपनी, कोठारी और कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के 3Ks के नाम से जाने जाते थे। कोटक सर्किट में उन्हें लाला कहा जाता था। उदय अपनी अंडरस्टेटेड लाइफस्टाइल की वजह से भी जाने जाते थे। जब BMWs और मर्क्स कॉमन हो रही थी तब उनके पास लाइट ब्लू कैमरी कार थी और उनकी वाइफ उस समय पर सैंट्रो चलाती थी। और कहानी कुछ इस तरीके से थी कि कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाले बंदे पैसा तो बना रहे थे लेकिन वो गरीब दिखते थे क्योंकि वो उसे खर्च नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके बॉस भी खर्च नहीं कर रहे थे। एंकर इलेक्ट्रिकल्स। कोटक में मेरे पहले साल में मुझे एंकर इलेक्ट्रिकल्स का ट्रांजैक्शन सौंप दिया गया। एंकर इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज मार्केट में एक जाना पहचाना नाम था जो उस समय बायर्स ढूंढ रहा था। वो एक होम ग्रोन बिजनेस था जिसे 2 गुजराती जेंटलमैन जादव जी और दामजी भाई शाह ने छोटी शुरुआत से ग्रो करके इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल स्विच बिजनेस बनाया था। वो मेरे लिए इंडिया के ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे बनाए जाते हैं उसे समझने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं अतुल भाई, जो कि फाउंडर्स में से एक के बड़े बेटे थे, उनके साथ उस सेल के लिए क्लोजली काम कर रहा था। उनकी हम्बल बिगिनिंग्स की बातें भी मुझे उस मोमेंट के लिए तैयार नहीं कर पाई थी जब हम वर्ली नाका क्रॉस कर रहे थे और तब अतुल भाई ने एक दुकान की तरफ इशारा किया और बताया कि उस दुकान के बाहर जमीन पर फाउंडर्स उनके शुरुआती दिनों में सोया करते थे। ये सचमुच गरीब से अमीर बनने की एक शानदार कहानी थी। मुझे मेरे बॉस विकास ने एंकर इलेक्ट्रिकल्स के ऑफिस में रहने की फ्रीडम दी थी और उस डील को अच्छे से देखने के लिए कहा था। और फिर अगले 9 महीने के लिए उनका अंधेरी के MIDC वाला ऑफिस मेरा और मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर नीरज का वर्क प्लेस बन गया। एंकर के ऑफिस की एक क्यूरियस बात यह थी कि आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में बोले, आपको जवाब गुजराती में ही मिलना था। थैंकफुली मैंने अहमदाबाद में 2 साल बिताए और मैं उस लैंग्वेज को थोड़ा बहुत समझना शुरू हो चुका था। और तो और पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक बिजनेस करने के लिए गुजराती बहुत अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि उसमें वो अग्रेशन नहीं होता जो दूसरी लैंग्वेज में नजर आता है। और तो और सबसे हीटेड डिस्कशंस में भी उनके शब्द या टोन ज्यादा खराब नहीं होते। उस समय में मैंने बहुत ज्यादा ट्रैवल भी किया था। मैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के साथ कच्छ और दमन एंड दीव में एंकर के प्लांट्स देखने जाता था। वैसे तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को लेकर जनरल परसेप्शन यह है कि उसमें महंगे ऑफिस में सूट और टाई पहनकर लैपटॉप स्क्रीन्स में देखते हुए बस काम करना होता है, लेकिन असलियत में और भी कई चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है, जिसमें ट्रांजैक्शन को फाउंडर्स की किसी गलती से बचाना भी शामिल होता है। मैंने ऐसी कई सिचुएशंस एनकाउंटर की थी। एक बार मुझे अतुल भाई को संभालना था, जो मुंबई में तो ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन जब वो दीव में होते थे तो वो ड्रिंक करते थे। तो मुझे उन्हें संभालकर उनके रूम में लेकर जाना था।
इससे पहले कि वो इन्वेस्टर्स के सामने कुछ गलत बोल दें। एक इंसिडेंट था जो हमेशा मेरी मेमोरी में बना रहेगा। मैं उनके ऑफिस में बैठा था और अगले ही पल सेल्स टैक्स रेट पड़ गई। हमें पता चलता उससे पहले ही जगह को सील कर दिया गया। क्या तुम्हारे पास कोटक आइडेंटिटी कार्ड है? उनके सीएफओ ने मुझसे सवाल किया। मैंने एक यंग एसोसिएट के रूप में अपना सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर उन्होंने मुझे 2 लाख कैश जो उनके पास पड़ा था उसे ऑफिस से बाहर ले जाने के लिए कहा। जब सेल्स टैक्स ऑफिशियल्स ने गेट पर मुझे रोका तो मैंने उन्हें अपना कोटक आईडी कार्ड दिखाया और उन्हें कहा कि मैं यहां पर ऑफिशियल काम से आया था। फिर मुझे वहां से जाने दिया गया और फिर मैंने वो अमाउंट 3 दिन तक अपने बैग में रखा। जो अपने घर 48,000 की सैलरी ले जाता है उसके लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा था। मैं एकदम कॉन्फिडेंट होने का नाटक कर रहा था। मेरे बॉसेस को मुझे छेड़ने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और वो मुझे कहते रहते थे कि सेल्स टैक्स ऑफिशियल्स अब मेरे घर का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। और सबसे फनी चीज ये थी कि एंकर से किसी ने भी मुझे पैसों के लिए फोन नहीं किया। फिर एक दिन मैंने खुद सीएफओ को कॉल किया और उनसे कहा कि मैं ये पैसे उन्हें वापस कैसे लौटाऊं। फिर फाइनली मुझे उन पैसों को कफ परेड में एक स्टोर के सामने रखने के लिए कहा गया और मैं आखिर में उस परेशानी से भी बाहर निकल आया। एंकर का बिजनेस बहुत फ्रैगमेंटेड था क्योंकि उनकी मल्टीपल स्मॉल यूनिट्स थी। हम जो करने वाले थे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन था। जहां पर एक स्लम्प सेल में ज्यादातर कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को बेच दी जाती है, वहां पर बाइंग एंटिटी अपना पूरा पैसा लगा देती है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक, विप्रो और पैनासोनिक जैसे कुछ बायर्स तैयार थे, लेकिन डील फाइनली पैनासोनिक के साथ हुई। हालांकि आज भी मारुति और रैनबैक्सी की डील के बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, लेकिन उस समय 2007 में एंकर की डील सबसे बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील थी जो जापान से इंडिया में हुई। जबकि पैनासोनिक ने कंपनी की 80% इक्विटी $400 मिलियन में खरीदी थी। फिर वहां पे 20% बैलेंस से प्रमोटर्स के लिए अर्न आउट बिल्ड कराया गया था। न केवल ये डील एंकर के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन ये कोटक के लिए भी एक बड़ी डील थी क्योंकि हमारी फीस 25 करोड़ थी। कोटक के अकाउंट में फीस का पैसा आते ही मैंने अपने बॉस को फोन पर कॉन्फिडेंटली कहा, डील डन। अपने करियर के पहले साल में ही इतनी कॉम्प्लेक्स डील हैंडल करके मैंने मेरी कंपनी में टफ डील गाय के रूप में अच्छी रेपुटेशन बना ली। उस डील के अलावा वो साल मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे 135% बोनस मिला था और मैंने उस साल टोटल 19 लाख रुपए कमाए थे। ये साफ था कि मैंने प्रॉमिस कम किया था और मेरे ससुर जी की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमाकर मैंने ओवर डिलीवर किया। सेलिब्रेट करने के लिए माधुरी और मैंने 3 हफ्ते की यूएस और कनाडा ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया। यह हमारा हनीमून था जो बहुत लेट हो रहा था क्योंकि पहले हमें उसके लिए टाइम ही नहीं मिला। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो हमारी जिंदगी की सबसे सस्ती ट्रिप थी। मैंने 40,000 पर पर्सन में रिटर्न टिकट खरीदे थे क्योंकि उस समय जून 2007 में यूएस डॉलर 39 रुपीज में ट्रेड कर रहा था। वहां से वापस आकर माधुरी को एक टेक्सटाइल सॉल्यूशंस कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज में जॉब मिल गई और सबसे खराब बात यह थी कि उसका ऑफिस पेनिनसुला कॉर्पोरेट पार्क में था जो हमारी बिल्डिंग के राइट साइड था, इसलिए वो चलकर अपने ऑफिस जा सकती थी और एक मुंबई जैसी मेट्रोपोलिस में ट्रैवल करने में ही दिन का सबसे ज्यादा समय जाता था। उस हिसाब से ये किसी लग्जरी से कम नहीं था। हमारा कंफर्ट और बढ़ गया क्योंकि अब एक और कमाने वाला हो गया था। माधुरी ने NIFT दिल्ली में पढ़ाई की थी, इसलिए उसे रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करना अच्छा लगता था। और पर्सनली भी अगर मैं बताऊं तो उस समय हम बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। हम हमारे परिवार को बहुत मिस करते थे, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि माधुरी की बड़ी बहन मुंबई में ही रहती थी। उनका घर मालाबार हिल में था जहां हम अक्सर जाया करते थे। उनके हस्बैंड स्टॉक में ट्रेडिंग करने के साथ ही अपना खुद का बिजनेस चलाते थे और उस समय वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। कुल मिलाकर हम बहुत ही शानदार साउथ मुंबई की लाइफ जी रहे थे। सूट्स और सुपर बाइक्स। उस समय हमारी किस्मत हमारे ऊपर मेहरबान थी। माधुरी जनवरी 2008 में काम से रिलेटेड एक एग्जीबिशन के लिए हाइडलबर्ग जर्मनी के लिए निकल रही थी और उससे पहले हमने मुंबई के मॉल जाने का डिसाइड किया। यह वही समय था जब मैं खुद के ऊपर खर्चा करना चाहता था क्योंकि मैं अच्छा खासा बोनस कमा चुका था। जिंदगी में पहली बार मैंने खुद के लिए एक एक्सपेंसिव सूट खरीदा और उसके साथ मुझे रैफल्स टिकट्स मिले।
जो आपको सुपर बाइक जिता सकते थे। मैंने जिंदगी में कोई लॉटरी नहीं जीती थी और इसलिए मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक दिन मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि मैं 12 लाख की यामाहा MT-01 सुपर बाइक जीत गया। मुझे याद है कि मैंने माधुरी को जर्मनी में कॉल लगाया और यह न्यूज उसके साथ शेयर की। थोड़ी देर खुश होने के बाद वो प्रैक्टिकली सोचने लगी कि हम बाइक के साथ क्या करेंगे। तो फिर उसने सोचा कि हमें मॉल से पूछना चाहिए कि वो हमें सेकंड प्राइज दे दे, जो एक टेलीविजन सेट था। बनियों वाली बात मत कर। उसकी बात सुनकर मेरा यही रिस्पॉन्स था। फिर मैंने उसे कन्विंस किया कि हमें सुपर बाइक लेनी चाहिए। हमें वो बाइक हैंडओवर करने के लिए मॉडल और एक्टर मार्क रॉबिन्सन को बुलाया गया था। मैं श्योर नहीं था कि अब मैं इस बाइक को राइड कहां करूंगा, तो मैंने फिगर आउट किया और मुंबई में कुछ बाइक डीलर्स को ढूंढा। फिर मैंने उस बाइक को एक पारसी बंदे को 8 लाख में बेच दिया। मुझे 4 लाख का गिफ्ट टैक्स देना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे कुल 4 लाख का फायदा हो गया। उस सूट ने मुझे 15 गुना रिटर्न दिया। एक यंग इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में मैं बहुत सी इंडस्ट्री को अच्छे से समझने में लगा हुआ था और फिर मुझे एक नए सेक्टर में काम करने का मौका मिला। कोटक में दूसरे साल में मुझे एक रियल एस्टेट क्लाइंट रुस्तम जी के लिए पैसे रेज करने का काम मिला। मैंने उस क्लाइंट के साथ 1 साल बिताया ताकि मैं उस इंडस्ट्री की चीजों को अच्छे से समझ सकूं। और फिर मैंने सन अपोलो रियल एस्टेट फंड से उनके लिए $60 मिलियन रेज किए। रुस्तम जी के फाउंडर्स मेरे एफर्ट से इतना खुश थे कि डील के बाद उन्होंने मुझे उनकी 1000 करोड़ की टाउनशिप के प्रोजेक्ट का CEO बनने का ऑफर किया। मैं उस समय सिर्फ 26 साल का था। मैंने वो ऑफर नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए यह इंपॉर्टेंट था कि मैंने अपने क्लाइंट की रिस्पेक्ट कमाई और मेरा काम अब नजर आ रहा है। इस समय तक कोटक में मेरी फिक्स सैलरी 8 लाख से बढ़कर 14 लाख कर दी गई और फिर जल्द ही उसे कुछ इंडस्ट्री मूवमेंट्स को नजर रखते हुए 16 लाख कर दिया गया। मॉर्गन स्टैनली ने JM फाइनेंशियल से सेपरेट होने के बाद उस समय मार्केट में एंट्री मारी ही थी। उस समय में ही मेरिल लिंच भी DSP से अलग होकर इंडिपेंडेंट बन चुका था और कोटक इन सब कंपनीज के लिए पोचिंग ग्राउंड था। हालांकि मेरे काफी कलीग्स ने उधर शिफ्ट कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा। मुझे सिर्फ अच्छा पैसा ही नहीं मिल रहा था, बल्कि कोटक एक अच्छा एम्प्लॉयर था जहां पर कोई इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं थी। और तो और दूसरे साल की एंडिंग में 16 लाख की सैलरी के बेस के साथ मैंने 32 लाख का बोनस कमाया। मुझे याद है कि मैंने अपने माता पिता को फोन करके ये खबर दी थी और वो इस खबर को सुनकर बहुत ज्यादा खुश थे। हमें उस समय ये याद आ रहा था कि आज से सिर्फ 4 साल पहले ही एक 32 लाख का बिल्डर फ्लोर खरीदना हमारे लिए फाइनेंशियली कितना ज्यादा मुश्किल था, और अब मैं सिर्फ 1 साल में ही उतना कैश बोनस के रूप में कमा चुका था। जुलाई 2007 में मेरी बहन, जो एक्चुरियल साइंस का कोर्स परस्यू कर रही थी, उसे भी मुंबई में म्यूनिख रे में जॉब मिल गई थी और फिर वो हमारे पास रहने आ गई। हालांकि उस 1 BHK के घर में 3 जनों का रहना मुश्किल था, लेकिन हमें पसंद था कि कोई परिवार का इंसान हमारे साथ रहे। और उसके आने के बाद हमें समझ आया कि हम हमारे घर वालों को कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। हालांकि वो मुंबई में थोड़े से समय के लिए ही रही थी, लेकिन उस समय का एक इंसिडेंट आज भी मुझे अच्छे से याद है। वो एक एस्पायरिंग लॉयर शौनक शर्मा को उस समय डेट कर रही थी और उसने शौनक को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए घर पर बुलवाया था। मैंने खुद लव मैरिज की थी, तो मेरी बहन को यही उम्मीद थी कि मैं उसे समझूंगा। मुझे सिर्फ एक ही चीज याद है जो मैंने शौनक से कही थी, हाय और बाय। थैंकफुली उस ऑकवर्ड मीटिंग की वजह से कुछ खराब नहीं हुआ और अब शौनक मेरा ब्रदर इन लॉ है। मेरी बहन को मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ से ऑफर मिला और फिर उसके वापस दिल्ली जाने के बाद हम घर को और भी ज्यादा मिस करने लगे। तब माधुरी और मैंने डिसाइड किया कि अब हमारी खुद की फैमिली शुरू करने का वक्त आ गया है। जल्द ही माधुरी एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसे उन शुरुआती 3 महीनों में काफी तकलीफ हुई और जब वो अपने माता पिता से मिलने पानीपत गई तब उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ गया था। और मैं जब उसके पास रहने के लिए वहां गया तो मुझे समझ आया कि मुंबई में रहना अब पॉसिबल नहीं है और हमें हमारे परिवार के सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। माधुरी की बात सुनकर मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। थैंकफुली कोटक ने मेरी बात समझी और 2008 के मिड में हम वापस दिल्ली शिफ्ट हो गए।